तो अभी हम लोग सब लोग है ना, ये सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या सीखा कि सप्लाई मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। अब सप्लाई में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो सब चीज़ों की गहराइयों में अभी तक जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक चीज़ें बराबर से पढ़ ले बस, बाद में और सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो, अभी हमने ए मतलब सीखा एनी एक्टिविटी, बी मतलब सीखा बिजनेस, और सी मतलब कंसिडरेशन। अब आपने कभी अपने लाइफ में दूसरे किसी सब्जेक्ट में कंसिडरेशन शब्द सुना है क्या? किधर सुना है? लॉ में। और किधर? अकाउंट्स में। अकाउंट्स में? ओ यस, परचेस कंसिडरेशन अकाउंट्स में। और एक और सब्जेक्ट में सुना है आपने, इनकम टैक्स में। किधर? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, एफपीओसी। तो कंसिडरेशन शब्द तो हमने सुना है बहुत बार। अच्छा, मुझे बताओ, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न। एकदम परफेक्ट। अरे बोलो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी आप लोग प्राइम विजन में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को कोचिंग सर्विस दी जा रही है। इन रिटर्न में समझो आपसे 1 लाख रुपया लिया एग्जाम्पल, तो ये 1 लाख रुपया कंसिडरेशन होता है। तो प्राइम विजन इज गिविंग यू सर्विसेज, इन रिटर्न यू आर गिविंग अ कंसिडरेशन ऑफ 1 लाख रुपीज। वेरी सिंपल। पर अगर कोई कंसिडरेशन में मोबाइल दे दो, अगर कोई आगे श्री सर को ऐसा बोले मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं आपको मेरा आईफोन 17 प्रो मैक्स दे देता हूँ, चलेगा? हाँ। तो हाँ चलेगा, नहीं मैं वो एंगल से नहीं पूछ रहा हूँ चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं बोल रहा हूँ इसको कंसिडरेशन बोला जाएगा। पक्का? मतलब क्या, कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है? तो जो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन, इज इट नेसेसरी दैट इट शुड बी ऑलवेज इन मनी ओनली? तो जब आप बिजनेस करते हो, बिजनेस का डेफिनेशन तो बड़ा पड़ा ना अपन ने, में जो आपको कंसिडरेशन मिलता है, इट कैन बी इन मनी ऑल्सो एंड इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो। यस और नो? अब देखो, यहाँ पे ना गवर्नमेंट ने कंसिडरेशन की डेफिनेशन बनाई है। अब इसमें कंसिडरेशन के बारे में क्या लिखा है देखो, कंसिडरेशन इंक्लूड्स माई ओवरवेट आंटी फार्टेड। का क्या मतलब होता है? ये कोड वर्ड है। एम फॉर मनी, ओ फॉर अदर देन मनी, ए फॉर एनी एक्टिविटी, एंड एफ फॉर फोरबीरेंस। मतलब कंसिडरेशन, पहले तो कंसिडरेशन के ब्रैकेट में लिख लो समथिंग इन रिटर्न। जो आपको रिटर्न में मिला है वो कंसिडरेशन है। अब ये लोग ने क्या बोला कि भाई कंसिडरेशन के अंदर, जैसे आप लोग ने बोला सिर्फ मनी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, यू कैन गेट एनीथिंग अदर देन मनी। तो अदर देन मनी के ब्रैकेट में लिख दो इन काइंड। तो ये मनी हो गया, ये इन काइंड हो गया। दूसरा ये लोग बोल रहे हैं कि कंसिडरेशन में आपको कभी कोई सर्विस भी मिल सकती है। समझो फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रहलाद है, प्राइम विजन ने प्रहलाद को सीए इंटर का सर्विसेज दिया। इन रिटर्न में प्रहलाद बोला मेरे पास फीस नहीं है देने के लिए, और प्राइम विजन ने बोला कोई बात नहीं, तो हमारे लिए ये एक्टिविटी कर देना। कौन सी एक्टिविटी? तो हमारे 11th 12th के बच्चों का पेपर चेक कर लेना, हमारे सीए फाउंडेशन वालों का पेपर चेक कर लेना, हमारे सीए वाले फाइनल वालों को पेपर चेक करने हैं, सुपरविजन। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान गुड्स बेच रहा है, कोई इंसान सर्विसेज बेच रहा है, कस्टमर के पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो हम उससे कुछ काम करवा लेते हैं, हम उससे कोई एक्टिविटी करवा लेते हैं। तो कंसिडरेशन कैन बी
इन द फॉर्म ऑफ सम सर्विस ऑल्सो, ब्रैकेट में लिख सकते हो सर्विस। कंसिडरेशन में मनी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है, कोई मटेरियल, कोई आइटम, कोई काइंड, काइंड में कुछ हो सकता है, या तो कंसिडरेशन में कोई एक एक्टिविटी भी हो सकती है। और एक लास्ट चीज़ है जो शायद आपने लॉ में कभी सुनी रहेगी, और वो है कंसिडरेशन में आपको फोरबीरेंस भी मिल सकता है। क्या ये शब्द सुना है आपने, फोरबीरेंस? नहीं शब्द सुना? तो एक काम करो, ब्रैकेट में लिख दो, फोरबीरेंस का मतलब स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग एनी एक्टिविटी। स्टॉप योर सेल्फ या वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग एक्टिविटी, फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, इसको बोलते हैं फोरबीरेंस। फोरबीरेंस मतलब स्टॉप योर सेल्फ। अब फोरबीरेंस का एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? हाँ यस, वो भी हो सकता है। समझो श्री सर है ना, प्रहलाद को कोई गुड्स बेच रहे, कोई सर्विसेज बेच रहे, रिटर्न में एक अग्रीमेंट बना रहे कि ये गुड्स और सर्विसेज तू और किधर यूज़ नहीं करने का, तू फीस नहीं देगा तो चलेगा, बट इसका फिर कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क बना के फिर आगे नहीं बेचने का। स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम डूइंग एन एक्टिविटी, मतलब आई एम सेलिंग गुड्स, मुझे रिटर्न में पैसा नहीं चाहिए, चलेगा, पैसा मत दो, या तो फिर मुझे रिटर्न में पैसा भी दो, पर साथ में एक अग्रीमेंट भी बनाओ कि फिर ये गुड्स के साथ तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग है ना, हम लोग किसी को कोई गुड्स बेचते, सर्विस बेचते और रिटर्न में पैसे तो लेते, बट उसके साथ एक अग्रीमेंट एक और साइन करते हैं कि भाई, जैसे इसने अभी बोला नॉन कम्पीट अग्रीमेंट होता है, अभी आपने सुना रहेगा तो, कि हम किसी को बोलते हैं किसी, आई एम गिविंग यू दिस गुड्स, बट कंडीशन है कि इतने पैसे लगेंगे, प्लस दूसरा कंडीशन है कि आई विल स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग समथिंग विद दिस गुड्स। मैं तुझे मशीन बेच रहा हूँ, बट इस मशीन से ये चीज़ ही करने की, और कुछ नहीं करने। अब किसी किसी को डाउट आ सकता है कि सर, अगर प्राइम विजन ने हमको सर्विस दिया और हमने आईफोन दिया, क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? हाँ सर, प्राइम विजन ने हमको सर्विस दिया, हमने रिटर्न में प्राइम विजन के लिए 11th 12th का पेपर चेक कर लिया, क्या इस पर भी जीएसटी लगेगा? हाँ। तो आप लोग को डाउट आएगा, जो चीज़ काइंड में है कि वैल्यू कैसे निकालने का, तो कैसे जीएसटी लग सकता है? आज समझो प्राइम विजन आपको सर्विस दे और उस पर 1 लाख रुपए का फीस ले, इस पे जीएसटी लगेगा, ये समझ में आता है। कैसे लगेगा? तो 1 लाख का 18% समझो फॉर एग्जाम्पल, तो 18,000 जीएसटी लग जाए, ये समझ में आता है। लेकिन प्राइम विजन ने अपने को सर्विस दिया और इन रिटर्न आईफोन 17 प्रो मैक्स लिया, तो इस पे जीएसटी कैलकुलेशन कैसे करने का? आपको लिखना है तो लिख सकते हो, वैल्यूएशन फाइनल सीए में है, मतलब हाउ डू यू वैल्यू और हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ योर कंसिडरेशन, ये फाइनल सीए में है, पोर्शन का पार्ट नहीं है। माथे पे लिखना है तो लिखो ना, माथा आज खाली है देखो। अरे हंस रहे क्या है? माथा खाली बोला तो क्यों हंस रहे? हाँ, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज इन फाइनल सीए। फिर भी आपको मोटा मोटा थोड़ा बता सकता हूँ मैं, देखो क्या होता है मालूम है, फाइनल सीए में एक ओपन मार्केट वैल्यू करके कॉन्सेप्ट आता है, वो ओएमवी के अंदर है ना, आप वैल्यू फाइंड करेंगे, मतलब इन सिंपल वर्ड्स एफएमवी, पर वो पोर्शन में नहीं है। तो आपको कंसिडरेशन का डेफिनेशन समझ में आ गया, लेकिन दो चीज़ें कंसिडरेशन की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड किया है,
सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन को कंसिडरेशन में से, डेफिनेशन में से निकाला। आप बोलोगे सुष्मिता सेन क्या होता है, तो देखो एस का मतलब है सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पता है बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बिजनेसमैन को बोलता है कि ये प्रोडक्ट सस्ते में बेचो। समझो फॉर एग्जांपल कोविड का समय है, मेरा मास्क बेचने का बिजनेस है, मैं एक मास्क 100 रुपये में बेचता हूँ। गवर्नमेंट बोलती है कल से 10 में बेच। मैंने बोला है 100 रुपये की चीज़ 10 में क्यों बेचूँ? गवर्नमेंट बोलती है 90 हमसे ले लेना भाई, इस प्रोडक्ट को हमको सब्सिडाइज रखने का है। बहुत बार बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जिसमें गवर्नमेंट बोलती है एक वैल्यू का कैप होगा, ऊपर का पैसा हमसे ले लो। अरे होता है ना। अभी उसमें तो एज अ बिजनेसमैन मैंने एक 100 रुपये का मास्क बेचा, बट मुझे कस्टमर से कितना मिला? 10 रुपीज़। और मेरे को गवर्नमेंट से एज ए सब्सिडी कितनी मिली? 90 रुपीज़। इस 90 रुपीज़ पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये मुझे तो 100 रुपये मिला, हाँ, मेरे लिए तो समथिंग इन रिटर्न 100 ही हुआ है, बट मेरे को कस्टमर से खाली कितना मिला? 10। और जो 90 रुपीज़ कहाँ से मिला? सब्सिडी, गवर्नमेंट से। अब ये तो ऑब्वियस है ना, गवर्नमेंट से तो मैं जीएसटी लेके फिर से गवर्नमेंट को नहीं दूंगा, ये सब्सिडी पे टैक्स नहीं लगा। सुष्मिता सेन का दूसरा पार्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट। इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रिफंडेबल। पता है बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हम किसी को गुड्स देते हैं, सर्विस देते हैं, लेकिन सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं। ये फेमस एग्जांपल तो सिक्योरिटी डिपॉजिट का, जब कोई ओनर हाउस प्रॉपर्टी भाड़े पे देता है तो टेनेंट से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, लेकिन वो रिफंडेबल होती है। मतलब ओनर क्या सोचता है, टेनेंट लोग कलर बिगाड़ डालते हैं यार, पंखा तोड़ डालते हैं, जो टाइल्स होता है बिगाड़ देते हैं, गंदा करके जाते हैं, इधर भी वो ड्रिलिंग मशीन किधर भी लगाते हैं। तो ओनर बोलता है मेरा घर गंदा नहीं करने का, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे, चल ₹1,00,000 डिपॉजिट दे। मुंबई में 1,00,000 2,00,000 चलता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट दे चल। लेकिन ये रिफंड, जब टेनेंट घर खाली करके जाएगा तो उसको वो फिर से दे देने का रहता है। तो समझ रहा है, जो पैसा मेरे को फिर से दे देने का है वो मेरा कंसिडरेशन तो नहीं हो सकता। अरे ये सुनो, ये ये पूरी कंसिडरेशन की डेफिनेशन है। इसमें ना मनी को है ना, मनी को डिटेल में डिफाइन किया गया है, बट अभी ये स्टेज पे इतना डिटेल डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं मनी मतलब चेक, प्रॉमिसरी नोट, मनी ऑर्डर, फिलहाल उसका काम नहीं है, आगे ज़रूरत पड़ेगा तो मैं बताऊंगा। अब देखो हमने क्या पढ़ा, सप्लाई मतलब A+B+C, कोई भाव दो ना। लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको चाहिए तो आप क्लाउड में डाल दो, क्विड प्रो क्यो। मतलब वो लोग बोल रहे हैं A+B+C में एक कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए। अब सर ये क्या भारी भरकम वर्ड है, कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी, तो मतलब क्या होता है? कुछ नहीं, सिंपल शब्द में ये लोग बोल रहे हैं समथिंग फॉर समथिंग। और भी अगर इसको सिंपल कर दूं तो ये लोग बोल रहे हैं कि दो पार्टी होती है, एक सप्लायर और एक रिसीवर। कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी मतलब क्या मालूम है? एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है टू गिव गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरी पार्टी प्रॉमिस कर रही है टू गिव कंसिडरेशन।
समथिंग फॉर समथिंग मतलब वो लोग बोल रहे हैं दो पार्टीज के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए that one will give goods and services and the other will give consideration. ऐसा दोनों के बीच में जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है तो उसको कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी बोलते हैं। मतलब क्या है पता है, ये लोग बोल रहे ए प्लस बी प्लस सी, बट ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी। अब आप लोग सोचेंगे सर फटाफट फटाफट कुछ थोड़े एग्जाम्पल्स देने लगो सर, ये आप क्या बोले नया कुछ, ये क्विड प्रो क्यो, ये कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी, ये सब क्या बोल रहे हो सर? देखो मैं आपको एकदम सिंपल सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ। ये देखो, आज समझो फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ कि अमिताभ बच्चन को है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला फॉर डूइंग वेरी गुड एक्टिंग। जी सिनेमा अवार्ड्स है, उन लोग ने उसको अवार्ड दिया 1 करोड़ रुपए। अब ये 1 करोड़ रुपया उसको अपने एक्टिंग की वजह से मिला, उसके प्रोफेशन की वजह से, लेकिन इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अपने एक्टिंग की वजह से मिला, अपने प्रोफेशन की वजह से मिला, जो वो काम करता है, जो उसका ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर एडवेंचर वोकेशन, अभी अपने बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ा ना, उसमें प्रोफेशन था ना, अरे भाव दो ना, फिर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो क्यों? क्योंकि जी सिनेमा अवार्ड्स ने जो आउट ऑफ अप्रिसिएशन, आउट ऑफ गुड जेस्चर जो अमिताभ बच्चन को एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, उस अवार्ड में कोई अमिताभ बच्चन और जी सिनेमा अवार्ड के बीच में ऐसा अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि एकदम अच्छा काम करने पे आपको इतना पैसा दिया जाएगा। ऐसा जब अमिताभ बच्चन बच्चा था तो जी सिनेमा अवार्ड ने उनके साथ ऐसा अग्रीमेंट किया रहेगा। कॉन्ट्रैक्चुअल रेसिप्रोसिटी में एक पार्टी को गुड्स या सर्विसेज देना है और दूसरी पार्टी को कंसिडरेशन देना है। मुझे बताओ, जब जी सिनेमा अवार्ड से पैसा मिला तो उसमें अमिताभ बच्चन ने जी सिनेमा अवार्ड्स के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। अमिताभ बच्चन ने कोई सर्विस देने पे पैसा नहीं मिला है, बस अच्छा काम किया इतने साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल इंडस्ट्री में, इसलिए एक अप्रिसिएशन के तहत पैसा मिला है। इसमें अमिताभ बच्चन ने कोई सर्विस दी और फिर हाँ, अगर समझो कोई जी म्यूजिक कंपनी का कोई गाना लॉन्च होने वाला है और अमिताभ बच्चन उसमें जाके कुछ गाने में एक्टिंग वैक्टिंग कर रहा है और उसको जी म्यूजिक कंपनी से एक्टिंग के लिए पैसा मिला तो अलग बात। पर यहाँ पे तो आउट ऑफ अप्रिसिएशन पैसा मिला, ये सुनो। चलो एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग है ना बहुत बार होटल रेस्टोरेंट में जाते, अरे जाते, कोई अच्छा वेटर होता है, वेटर अच्छा काम करता है, हम उसको पैसा देते, तो वेटर को अपने काम करने की वजह से पैसा मिला। हम बॉयज़ लोग को कैसा है कि अगर हम लड़की लोग के साथ जाए तो हम टिप देते, अगर हम अकेले गए तो हम टिप नहीं देते। तो हम देखते आजू बाजू में कौन है, अगर कोई थोड़ा ऐसा है कि भाई गर्लफ्रेंड है या कोई ऐसा पोटेंशियल गर्लफ्रेंड है बन सकती है, तो हम वेटर को टिप देते हैं। तो अभी क्या है ना, वेटर ने अच्छा काम किया, उसको उसके लिए टिप मिला, भाव दो ना, अरे उसको टिप मिला, बट क्या हमारे और उनके बीच में एक ऐसा अग्रीमेंट हुआ था, अगर तू अच्छा काम करेगा तो हम लोग तेरे को इतना टिप देंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? क्या वेटर को टिप देना कंपलसरी है? इस टिप पे वेटर को जीएसटी नहीं लगेगा? अरे सर, ऐसे भी वेटर तो छोटा आदमी है। देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी हम लॉ पढ़ रहे हैं, वो छोटा है क्यों? अगर ताज का वेटर हुआ तो भाई, बड़े वेटर लोग का भी लाखों रुपए का पगार होता है, आप उन लोगों को एकदम छोटा मत समझो। हाँ, बट वो कौन सी रेस्टोरेंट का वेटर है उस पर डिपेंड करता है। ताज के वेटर रहेंगे, रोज का एक एक टेबल का 500 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये शायद टिप मिलता रहेगा। अरे हाँ बोलो ना, क्या बोल रहे हो? वेटर लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। बट
कौन सी होटल पे, कौन सी रेस्टोरेंट पे, उस पर डिपेंड करता है। एक और एग्जांपल दो। समझो फॉर एग्जांपल हम लोग मुंबई में रेलवे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं कोई है ना उधर आके ना अच्छा सा गाना गा रहा है। पता है कभी कभी कोई कोई लोग अच्छा गाना गाते हैं, कोई कोई लोग थोड़े अंधे भी होते हैं, कभी कभी अच्छा गा, अपने को मन होता है उसको पैसा देने का, अपन ने उसको पैसा दिया। अब गाना गा के पैसा लेने का ये उसका प्रोफेशन है, तो वही करता है, हम उसको पैसे भी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगेगा, हाँ उसने बिजनेस एक्टिविटी की, गाना गाने की, हमने उसको पैसा दिया, लेकिन क्विड प्रो क्यों नहीं है? क्या ऐसा फिक्स था कि वो ये टाइम पे आएगा, हम उसी ट्रेन में बैठेंगे, तू ये टाइम पे गाना गाना और फिर हम तेरे को पैसा देंगे, ऐसा था? नहीं। प्रहलाद है ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में गया था। उसने एक म्यूजिशियन को पहले से बोल के रखा था, मैं मेरी गर्लफ्रेंड को ये टेबल पे लाऊंगा जब मैं मेरे पॉकेट में से लाल रोज का फूल निकालूंगा, वो टाइम पे तू उधर आना और एक एकदम शाहरुख खान का कोई अच्छा सा म्यूजिक बजाना, ऐसा म्यूजिक बजाना कि मेरी गर्लफ्रेंड है ना उसको शादी करने के लिए मेरे को हाँ बोलना ही पड़े। और उसके लिए उसने उसको 1 लाख रुपया दिया। मुझे बताओ क्या इसमें क्विड प्रो क्यों है? उस पर जीएसटी लगेगा। आपने किसी सिंगर को बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है, बर्थडे पे आके गाना गाने का, क्या उसमें क्विड प्रो क्यों है? उस पर जीएसटी लगेगा। जिधर क्विड प्रो क्यों है उधर जीएसटी लगता है। अरे ये सुन नो, आपने देखा रहेगा जूहू बीच, चौपाटी, या बहुत बार दिवाली, नवरात्रि के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक बाम्बू जैसा रास्ते पे बनाते, उस पे एक ये रखते और फिर वो लड़की बैलेंस करके उस पे चलती है, और बहुत से लोग उसको पैसा देते हैं। क्या हमारे और उसके पीछे में कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी है? अरे ये सुनो, तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। देयर इज नो कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी, बट उनकी जो फिक्स्ड फीस होती है। तो आपको एक सेंटेंस लिखना है तो लिख दो, कॉन्ट्रेक्चुअल रेसिप्रोसिटी मीन्स, contractual reciprocity means there should be an agreement in which one party will supply goods and services, one party supply goods or services, and the other party will give consideration for the same. Other party will give consideration for the, इसमें से कुछ ड्रॉ करना है आपको तो कर दो।
क्योंकि उसमें देखोगे ना, अगर आप कंसिडरेशन की डेफिनेशन में, तो नीचे है ना एक एग्जाम्पल, अब ये है ना ICAI का फेवरेट एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को मैं चाहिए तो पहले ना एक थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में बता देता हूँ। समझो फॉर एग्जाम्पल, कोई ना एक पर्टिकुलर मंदिर है, तो एक पर्टिकुलर टेम्पल है, ठीक है। उसमें है ना किसी को डोनेशन देने का मन हुआ। समझो फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम आपका बेटा? कृषांत। कृषांत है ना, कृषांत। स्पेलिंग देखना बेटा एक बार, बराबर। कृषांत को ना डोनेशन देने का मन हुआ, तो कृषांत ने मंदिर में 10 लाख रुपया डोनेट कर दिया। डोनेशन ₹10 लाख। अभी जो मैंने आपको अभी तक क्विड प्रो क्यो का कॉन्सेप्ट समझाया, आप सोच के बताओ कि एक मंदिर है, एक टेम्पल है, इसमें ये 10 लाख रुपया दे रहा है एज अ डोनेशन। मंदिर ने बोला आपको हमसे एक्सपेक्टेशन है, किशन ने बोला निस्वार्थ भाव, मुझे कुछ नहीं चाहिए इन रिटर्न में, बस मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मंदिर बहुत ही पीसफुल लगता है मेरे को, बहुत अच्छा मंदिर लगता है, यहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, मुझे 10 लाख रुपया डोनेट करना है, मुझे इन रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। तो अब हुआ क्या ये जो मंदिर है, मंदिर, उसको तो 10 लाख रुपया मतलब पैसे मिले, अब इन रिटर्न में तो कुछ देना नहीं है। अब आप सोच के बताओ इसमें कुछ क्विड प्रो क्यों है क्या? अब अगर कुछ क्विड प्रो क्यों है ही नहीं, तो आप सोच के बताओ क्या इसमें GST लगना चाहिए? तो आपको ये वाला जो एग्जाम्पल है ना वो अच्छी तरह से समझ में आ गया है। ये एग्जाम्पल पूरा डिटेल में है, हम पढ़ेंगे, लेकिन ये उसका मीनिंग है, ठीक है। अभी सुनना, अभी यही पर्टिकुलर टेम्पल में, यही पर्टिकुलर टेम्पल में समझो फॉर एग्जाम्पल ये गया अपना प्रहलाद। प्रहलाद, प्रहलाद बेटा एक बार स्पेलिंग देखना, बराबर है? नहीं तो PRAH, क्या बोला? अच्छा, प्रहलाद, प्रहलाद, बराबर है। अब प्रहलाद गया उस टेम्पल में, और प्रहलाद ने भी बोला मैं भी डोनेशन देना चाहता हूँ 10 लाख रुपए। तो मंदिर ने बोला अरे वाह, अच्छा लग रहा है आज यार, सब लोग 10-10 लाख रुपया दे। अच्छा, लेकिन प्रहलाद ने बोला कि भाई मैं आ रहा हूँ, लेकिन इन रिटर्न में ना आपका जो मंदिर का जो गेट है ना, उसमें आपको लिखना है थैंक यू वेरी मच प्रहलाद प्राइवेट लिमिटेड फॉर गिविंग अ डोनेशन ऑफ ₹10 लाख। मतलब टेम्पल को है ना उनके लिए एडवर्टीजमेंट करना है, तो ही ये डोनेशन देगा, अदरवाइज ये डोनेशन नहीं देगा। अब आप मेरे को सोच के बताओ कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, और उसके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि डोनेशन लिया है, क्या इसमें क्विड प्रो क्यों नजर आ रहा है? नजर आ रहा है, इसमें समथिंग पर समथिंग है, निस्वार्थ निष्पाप नहीं लग रहा है, कुछ मिलावट लग रही है। गवर्नमेंट बोलती है नाम डोनेशन है, बट काम तो आपको बिजनेस जैसा करना है इसके लिए, तो फिर गवर्नमेंट बोलती है इसको GST के दायरे से बाहर नहीं रखेंगे, इस पे GST लगेगा। अब आप सोचोगे अरे सर मंदिर पे GST, अरे समझने का कोशिश करो, ये जो 10 लाख रुपया लिया उस पे तो एक्स्ट्रा GST लगा के अपने को लेके फिर गवर्नमेंट को देना होता है ना यार, ये इनडायरेक्ट टैक्स है ना, नहीं समझा?
इसलिए ये सब नहीं सोचने का पूरे मंदिर पे कैसे टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है, उनको अपने पॉकेट से थोड़ी भरना है जीएसटी। ये तो जो इधर से मिला है उसमें ऐड करके देना होता है, ये सुनो। फिर कोई आर्ग्यूमेंट करेगा, लेकिन सर समझो प्रहलाद ने बोला मैं खाली 10 लाख रुपया दूंगा बस, और कुछ ऊपर का नहीं दूंगा। मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कस्टमर जीएसटी देने से मना कर देता है अलग से। क्या करने का पता है? बोलो सब लोग। द अमाउंट रिसीव्ड इज अज्यूम्ड टू बी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आगे जाके एक चैप्टर में सिखाऊंगा। अरे ये सुनो, अब ये एग्जाम्पल पढ़िए, देखो ये वाला एग्जाम्पल पढ़िए और इसको इम्पोर्टेंट मार्क करिए। आईसीआई को ये एग्जाम्पल पूछने को बहुत मजा आता है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड क्विड प्रो क्यो। यस अंश बेटा पढ़ो जोर से। अंडरलाइन करना, नॉट एम टू गिव पब्लिसिटी टू द डोनर, नॉट एम टू गिव पब्लिसिटी टू द डोनर। बस स्टॉप स्टॉप स्टॉप। जो मैंने आपको सिंपल शब्दों में समझाया वो इधर इंग्लिश में है, तो समझा कि नहीं? क्या होता है पता है, बहुत बार है ना कोई कॉन्सेप्ट, इफ यू स्टडी इन हिंदी, इफ यू स्टडी इन मराठी, इफ यू स्टडी इन गुजराती, seems very simple. For the same concept, when you start studying in English, suddenly it starts becoming difficult because English is not our mother language. So you have to be very careful with English also. ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेने का, ठीक है? चलो नेक्स्ट। भूषण डोनेटेड। तो देखो इसमें गुड विशेस फॉर मिस्टर भूषण लिखा, तो ये ट्रस्ट को ऐसा लगा कि यार कोई अपने को कुछ दे रहा है तो एटलीस्ट अपने को ग्रैटिट्यूड तो रखना चाहिए यार, एक थैंक यू वाला तो एटीट्यूड रखना चाहिए। तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा कि ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है यार, ना कुछ खास ऐसा नहीं है। फिर नेक्स्ट, इसमें भी ठीक है। तो इसमें ना एक स्टूडेंट ने मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट डाउट पूछा था इसमें। एक स्टूडेंट ने मेरे को क्या पूछा कि सर, चलो ये समझ में आ गया कि इसमें कोई कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है, थैंक यू मिस्टर भूषण, थैंक यू दुर्गा देवी, ठीक है, मतलब एज सच कोई एडवर्टीजमेंट जैसा फील नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सामने वाला सिर्फ एक अपने थैंक यू बोल रहा है। अगर ऐसा बोल दिया थैंक यू रिलायंस लिमिटेड, रिलायंस तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, थैंक यू प्राइम विजन, प्राइम विजन तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस पर तो टैक्स लगना चाहिए, बराबर है। अब मुझे किसी ने डाउट क्या पूछा था, सर कभी कभी है ना किसी किसी का नाम ही उसका बिजनेस होता है, जैसे कि शाहरुख खान। अब सर वो एक्टर लोग हैं, ये जो एक्टर लोग होती है उनकी कोई कंपनी फेमस नहीं होती है, वो नाम से ही फेमस होती है। थैंक यू सलमान खान, थैंक यू रणवीर सिंह,
थैंक यू विराट कोहली। अब विराट कोहली क्या उसकी कंपनी की वजह से फेमस है? नहीं, मुकेश अंबानी भी फेमस है और रिलायंस भी फेमस है। तो एक बार थैंक यू मुकेश अंबानी बोले ना, चलो समझ सकते हैं। थैंक यू विराट कोहली बोला, थैंक यू ये बोला, तो जीएसटी लगना चाहिए सर। अब देखो फिर है ना, वो प्रैक्टिकल लाइफ में देखना पड़ता है कि आप है ना किसी का प्रमोशन इस हिसाब से करेंगे ना जिससे वो एक्टर का या उसका प्रमोशन हो रहा है, तो फिर उस पर जीएसटी आइडियली लगना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है मालूम है, एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस हो जाता है टू अंडरस्टैंड कि ये आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड हो रहा है कि आउट ऑफ एडवर्टीजमेंट हो रहा है। अब शाहरुख खान का पिक्चर लॉन्च होने वाला है और एक जगह पे लिखे थैंक यू शाहरुख खान फॉर डोनेटिंग दिस मच, अब क्लियर कट एडवर्टीजमेंट लग रहा है। मतलब नया पिक्चर आ रहा है, उसी के आजू बाजू में ये सब चल रहा है, फिर उसके बाद फिर से बंद हो गया। तो ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है कि भाई इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो सचमुच क्विड प्रो क्यू वाली लग रही है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो जब आउट ऑफ लव अफेक्शन ग्रेटिट्यूड लग रही है। हालांकि ये सब इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं आएगी, बट ये तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ। चलिए, अभी हम क्या करते हैं, हमने बिजनेस पढ़ लिया, कंसिडरेशन पढ़ लिया, ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली। अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग चले जाना, ठीक है? फिर मैं इन लोग को सब व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स पढ़ा देता हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो जाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सर्विसेज पढ़ा देता हूँ, उसका भी रिकॉर्डिंग हो जाएगा। एक लास्ट चीज़ पढ़ा देता हूँ, लेकिन अभी वो लास्ट चीज़ क्या है पहले वो देख लेते हैं। देखो, हमारा ये मेन चार्ट है सप्लाई का, बराबर है? ये हमारा मेन चार्ट है। अब इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि मैं हम सबसे पहले तो 7(1) पे कंसंट्रेट करने वाले हैं। तो हमने बिजनेस पढ़ लिया, हमने कंसिडरेशन पढ़ लिया, कंसिडरेशन में क्विड प्रो क्यो पढ़ लिया, लास्ट चीज पढ़ लेते हैं और वो है ये शेड्यूल 3। अभी हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं जो सप्लाई की डेफिनेशन में से बाहर कर दी, हम वो चीजें पढ़ रहे हैं जो सप्लाई की डेफिनेशन में से बाहर निकाल दी। अब किसी चीज को अगर सप्लाई की डेफिनेशन में से बाहर कर दिया है, एक्सक्लूड बोल दिया, उसका मतलब गवर्नमेंट बोल रही है कि इन चीज़ों पे हम जीएसटी लगाने के मूड में नहीं है, हमको इन चीज़ों पे जीएसटी नहीं चाहिए। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि भाई इस पे जीएसटी आएगा, इस पे जीएसटी आएगा, इस पे जीएसटी आएगा। अब हम थोड़ा ऐसा लिस्ट पढ़ लेते हैं जिस पे जीएसटी नहीं आएगा। चलिए, अब कौन सी चीज़ें हैं ऐसी जिस पे जीएसटी नहीं आएगा, आ जाओ, पॉइंट नंबर 6 में है। चलो अंश पढ़ो बेटा। वेरी गुड, नेगेटिव लिस्ट बोल। चलो पढ़ो। ठीक है, तो फिर इसमें हम सिर्फ पहली चीज़ पढ़ने वाले हैं। बोलो पहला चीज़। चलो इधर सुनो, मैं बोलता हूँ रिपीट करो। एनी बडी कैन डांस, करो ना डांस। एनी बडी कैन डांस इन ऑफिस एंड फ्यूनरल, कोडवर्ड है हमारा। एनी बडी कैन डांस इन ऑफिस एंड फ्यूनरल, ये देखो, एनी बडी कैन डांस
इन ऑफिस एंड फ्यूनरल। एनीबडी कैन डांस इन ऑफिस एंड फ्यूनरल। ये किसका कोड वर्ड है? ऐसी चीजें जिस पे जीएसटी लगने वाला नहीं है। फिर एक काम करते हैं, नीचे से चालू करते हैं पढ़ाई करने का। सबसे पहले गवर्नमेंट बोल रही है फ्यूनरल, बूरियल, क्रीमेटोरियम, मॉर्चुरी एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज्ड। डिजीज का मतलब लिखना है तो लिख दो डेड बॉडी। हाँ, अब इन चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो आप किसी की लाश को स्मशान में लेके गए, तो स्मशान में समझो कुछ थोड़े चार्जेस है, तो अभी इंसान के मर जाने के बाद अगर उस पर थोड़ा एक लास्ट खर्चा हो रहा है, अब उस खर्चे पे भी आप बोलोगे यू आर यूजिंग सर्विसेज, जलाने की सर्विस। आप जला रहे हो किसी को, तो वो जलाने के लिए आप लकड़ा यूज़ करोगे, घी यूज़ करोगे, आप जलाने के लिए जो भी कुछ यूज़ करोगे, या तो आजकल वो इलेक्ट्रिक वाले भी आ गए हैं, तो ये सब चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा। गवर्नमेंट बोल रही है मतलब अगर इस पे जीएसटी बिल में दिख गया वो लाश उड़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी, इतना टैक्स फैल रहा है हर जगह पे, इतना टैक्स होता है भाई। अब कोई मरते समय किसी ने सांस छोड़ दी है फिर भी आप टैक्स नहीं छोड़ना चाहते उससे। गवर्नमेंट बोलती है हम उस पर कोई टैक्स नहीं रखेंगे, चिंता मत करो। तो एनी बडी कैन डांस इन, बोलो, ऑफिस एंड फ्यूनरल। फ्यूनरल पे कोई टैक्स नहीं है, ये समझा। अब ऑफिस, अब ऑफिस में क्या हो रहा है देखो, सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर। बोलो सब लोग, एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर। गर्ल्स, एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर। अरे करो, कर रहे। तो एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब समझ रहे हैं, आपका वो वाला चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी, बोनस, कमीशन, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव सैलरी, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिट्रेंचमेंट, एडवांस सैलरी, अरियर्स ऑफ सैलरी, बोनस, परफ्यूज, बोलो ना, यस और नो। जीएसटी नहीं लगेगा। लोग बोल रहे हैं उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पूछो क्यों? अरे ए प्लस बी प्लस सी, गवर्नमेंट बोलती है बिजनेस की डेफिनेशन में नौकरी नहीं आई ना। हालांकि हमारा तो बिजनेस का डेफिनेशन थोड़ा अलग है, और उसमें भी आप देखोगे तो नौकरी नहीं कवर हुई। तो गवर्नमेंट बोलती है जॉब और बिजनेस हम सेपरेट रखना चाहते। जॉब पे जीएसटी ठीक नहीं रहेगा, ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे कोई जीएसटी नहीं होगा। तो जो भी एक एम्प्लॉई कमा रहा है, किससे कमा रहा है? एम्प्लॉयर से कमा रहा है, उस पर कोई जीएसटी नहीं है। और पता है इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? अरे बताओ इंपॉर्टेंट क्या है। वो बोल रहे हैं देर इज नो टैक्स फॉर एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। अब सुनो, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। आज ये जो हमारी मैडम है, तीशा मैडम, अरे तीशा मैडम, कोई भाव ही नहीं देता है मेरे को, अरे थोड़ा भाव दो। हाँ तीशा मैडम, अब तीशा मैडम जो प्राइम विजन में जॉब कर रही है, और वो जो सर्विसेज दे रही है उसकी वजह से प्राइम विजन उनको सैलरी दे रहा है। कोई मुझे भाव ही नहीं देता। तो प्राइम विजन में उनको उसकी वजह से सैलरी मिल रहा है। अब ये जो सर्विसेज दी, दैट इज गिवन बाय एम्प्लॉई टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो उसका मतलब ये जो सर्विसेज है जो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं है, एकदम सिंपल, कोई भाव ही नहीं दे रहा। अभी पता है क्या हुआ? बोलो।
अरे बोलो, पक्का, श्योर, सुनोगे, कंफर्म। प्राइम विजन का पिकनिक जाने वाला है। एग्जाम्पल, प्राइम विजन का पिकनिक जाने वाला है। अब श्री सर ये सोच रहे हैं कि यार ये बस फैसिलिटी, उधर जाके सब बच्चे लोग को संभालना, ये सब कौन मैनेज करेगा। तो तीशा है ना, तीशा, उन्होंने बोला सर एक बात बोलो। श्री सर ने बोला बोलो। तो तीशा ने बोला सर मेरा है ना टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी बिजनेस है। तो श्री सर ने बोला है, ये नहीं पता था मेरे को, ये कब हुआ। तो उन्होंने बोला सर ये क्या होता है, सैटरडे संडे टूर्स एंड ट्रैवल्स का भी मैं बिजनेस करती हूँ। तो सर मैं आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स रिलेटेड बस बुकिंग ये वो उसमें इजीली हेल्प कर सकती हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, सचमुच हाँ, एक कंपनी में जॉब करता था, लेकिन वो ज्योतिष भी था। सच्ची, अच्छा ज्योतिष, एकदम गुड एस्ट्रोलॉजर। तो जिस कंपनी में जॉब करता था ना, उसी की कंपनी के मालिक ने एक बार उसको घर पे ज्योतिष के लिए बुलाया। उसने बोला देखो भाई आऊँगा, फ्री में नहीं है लेकिन ये। तो मालिक ने बोला हाँ चलना, पैसा दूंगा, चल जो भी चार्जेस है मांग लेना। कभी कभी ऐसा होता है, एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय, वो नौकरी के साथ साथ ये सब साइड बिजनेस भी होता है। ज्योतिष है, कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस कर रहा है। फिर वहाँ पे है ना, अपन सब लोग पिकनिक में गए, अपन सब लोग मजे कर रहे हैं। फिर शिरीष सर ने सोचा काश इधर एक डीजे वीजे होता तो मजा आ जाता। तीशा ने बोला सर मैं खुद ही हूँ डीजे, डीजे तीशा, मेरे को आता है पूरा सिस्टम। तो शिरीष सर ने बोला "हाँ, ठीक है तो फिर इसमें भी यार कर दो"। फिर बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो मेहंदी आर्टिस्ट होते हैं, तो वो लोग नौकरी कर रहे हैं। अब सेठ है, उसके घर पे शादी है, तो सेठ ने बोला अरे आपको मेहंदी आती है तो आ जाइए। तो इसने बोला पैसा लगेगा उसका, पैसा दे देंगे। फिर आप लोग का आजकल फेमस नेल आर्टिस्ट, अभी कोई जॉब कर रहा है लेकिन नेल आर्टिस्ट भी है। तो वही बॉस ने बोला तो फिर कंपनी का एक इवेंट है, उसमें आप ही बेस्ट नेल आर्टिस्ट बन जाओ। तो बहुत बार कैसा होता है मालूम है, आप कंपनी को ऐसी सर्विसेज देते हो विच आर नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो आप उसी कंपनी से कमा रहे हो बट नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब आप मेरे को सोच के बताओ, जब कोई सर्विस इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्या जीएसटी लगना चाहिए? 100% जीएसटी लगना चाहिए। तो जब आप सैलरी कमाते हो विच इज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसमें नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है शेड्यूल 3 में कि कोई चीज़ इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगी तो नो जीएसटी। बट जैसे ही चीज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो गए और आप उससे पैसे कमा रहे हो तो जीएसटी लगना चाहिए, ये सुनो। तो उधर ही आगे लिखो फुल स्टॉप, इफ द एम्प्लॉई प्रोवाइड सर्विसेज टू एम्प्लॉयर, if the employee provides services to the employer which are not in the course of employment, then GST will be applicable. फिर आप ये डायग्राम बना देना चाहोगे ना?
चलिए लिखा। अब देखो, अब उसके नीचे जो एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स हम एक बार देख लेते हैं। अभी प्रहलाद पढ़ो एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो अभी फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और तीशा भी यहाँ पे काम कर रही है, लेकिन मैं ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में काम नहीं कर रहा हूँ। तो देखो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो प्रोफेशनलिज्म का है, सर्विसेज का है, गुड्स का है, या फिर जॉब रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर्स होते हैं जो कॉलेज में काम करते हैं। अब कॉलेज में जब आप काम करते हो और अगर आप फुल फ्लेज कॉलेज के लिए ही काम करते हो ना, तो उसका मतलब आप कॉलेज के साथ एज एन एम्प्लॉई हो, तो सैलरी मिलती है। तो फिर अगर आप एज एन एम्प्लॉई काम कर रहे हो तो वो तो सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आ गया, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन एक प्रोफेसर इनकम टैक्स का कॉलेज में पढ़ा रहा है और मैं एक प्रोफेसर इनकम टैक्स में जो प्राइम विजन में पढ़ा रहा हूँ, दोनों इनकम टैक्स जीएसटी पढ़ा रहे, दोनों टैक्स पढ़ा रहे, लेकिन वो एज एन एम्प्लॉई पढ़ा रहा है। मैं एज अ प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस एज अ फ्रीलांसर बोल सकते हो पढ़ा रहा हूँ। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन कॉलेज में जो जीएसटी पढ़ा रहा है वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। क्यों? कोई बोलेगा सर ये पता कैसे चलता है सर? प्रोफेसर तो प्रोफेसर होता है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि ये नौकरी कर रहा है और ये बिजनेस कर रहा है? देखो जब कोई नौकरी करता है ना, तो व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, हाउ मच टू डू, ये सब डिसाइड करने वाला एक अपर अथॉरिटी होता है, बॉस। ये सुना रहेगा आपने मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे ना व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, वो बहुत ज़्यादा शीरीष सर इंटरफियर नहीं करते मेरे में। हाँ एक थोड़ा बताते, इतने नंबर ऑफ आवर्स में कंप्लीट कर देना, इसमें कंप्लीट कर देना, वो सब बताते हैं, बट ज़्यादा इंटरफियरेंस नहीं होता है। दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो जब आप किधर जॉब करते हो, तो अभी शीरी सर ने आपको सिखाया है इसलिए आपको तुरंत समझ में आएगा। जब आप किधर जॉब करते हो तो आपका टीडीएस 192 में डिडक्ट होता है, लेकिन अगर आप किधर एज अ प्रोफेशनल हो तो आपका टीडीएस 194 जे में डिडक्ट होता है। तीसरी बात बताता हूँ, जब आप किधर जॉब करते हो तो अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, और उस अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा जाता है कि आपको इतनी सैलरी, इतना बोनस, इतना डियरनेस अलाउंस, इतना मेडिकल अलाउंस, इतना ग्रेचुइटी, इतना प्रिवेंशन, इतना प्रोविडेंट फंड, इतना अरियर्स ऑफ, इतना ये सब मिलेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ में समझो आपका कोई क्लाइंट है, वो जॉब कर रहा है कि प्रोफेशनल बेसिस पे कर रहा है, वो ये दो तीन चीज आपको उसको पूछ लेने का, उससे समझ में आ जाएगा। अरे ये सर नो। चलिए फिर नोट 2 पढ़ो बेटा। कोई एम्प्लॉई है दादागिरी मार रहा है, मैं जॉब छोड़ के जा रहा हूँ, तो बॉस बोलता है तो जाना, इधर करेगा जॉब। तो कोई कॉम्पिटिटर का नाम ले लिया, बोले अभी मैं इसके पास काम करूँगा। तो बॉस ने बोला शाणे, यहाँ का सब इंफॉर्मेशन अब कॉम्पिटिटर के पास लेके जाएगा। तेरे को यहाँ के सब कस्टमर्स मालूम है, यहाँ के सप्लायर्स मालूम है, यहाँ की कितनी सारी खुफिया खबर है जो तुझे पता है, अब वो कॉम्पिटिटर के पास लेके जाएगा शाणे। चल 20 लाख रुपया देता हूँ, ये ले, इस एरिया में काम नहीं करने का। तो कभी कभी क्या होता है, हमको पैसा नौकरी के सिलसिले में नहीं, दादागिरी के सिलसिले में मिल रहा है, हम किसी को डरा रहे हैं।
तो ये जो नॉन कम्पीट फीस होता है दैट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इस पे जीएसटी लगेगा भाई। किसी से दादागिरी करके पैसा लेने का, नॉन कम्पीट और नॉट ज्वाइनिंग अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस, किसी से पैसे ले रहे हो ताकि वो कॉम्पिटिटिव बिजनेस ज्वाइन ना करे, उस पर जीएसटी लगेगा। फिर लास्ट एग्जांपल, हाँ कैजुअल वर्कर्स इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही काम करते, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो कोई परमानेंट वर्कर हो, कैजुअल वर्कर हो, बट वो इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही होता है, नौकरी के सिलसिले में होता है, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर एनी बडी कैन डांस, अब डांस वाला डी पढ़ दो। मतलब ये सब दिख रहा है, एमपी एमएलए एमएलसी पॉलिटिशियन होते, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, मतलब इनको कितना पैसा मिलेगा, इनके क्या फंक्शंस है, कैसे वर्क करेंगे, कैसे इलेक्ट होंगे, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो पता होगा ना। फिर उसके बाद ये जो चेयरपर्सन डायरेक्टर मेंबर ऑफ एन अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब एक डिपार्टमेंट विच इज़ फॉर्म बाय द गवर्नमेंट, आपको एमएमआरडी पता है? फुल फॉर्म लिखना है तो लिख दो, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की डेवलपमेंट बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट है, तो ये जितना भी मेट्रो का काम होता है वो एमएमआरडी करती है, डेवलपमेंट अथॉरिटी। फिर उसके बाद एनी बडी कैन डांस में सी पढ़ो बेटा। आपने ट्रिब्यूनल लॉ में वो कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल पढ़ा रहेगा, एनसीएलटी, लिख दो एग्जाम्पल, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, लिखो एग्जाम्पल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नहीं पता आपको, सुना नहीं है? एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स में जो ट्रिब्यूनल होता है ना, उसका नाम पता है क्या होता है? आई टैट, आई पैड नहीं, आई टैट, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो बेसिकली कैसा है कि आप कोर्ट में फीस भरो, ट्रिब्यूनल में भरो। अभी हमारे देश में ऑलरेडी जस्टिस लेट मिलता है, तो ये लीगल आपका हक बनता है, कोर्ट में जाना ये आपका हक है, तो उससे रिलेटेड फीस पे ये लोग ने जीएसटी नहीं रखा है। हाँ, एनी बडी कैन डांस इन ऑफिस में। अभी देखो नेक्स्ट कौन सा आया, सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अब इसमें एक बात बताता हूँ आपको, मज़ा आएगा। देखो ये चाहिए तो अभी समझो, फॉर एग्जाम्पल मेरे को है ना एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने का है, ये बिल्डिंग है, मेरे को ये बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने का है। अब इसमें ना विकी कौशल और कटरीना कैफ रहते बिल्डिंग में,
तो वही बिल्डिंग में मेरे को भी फ्लैट चाहिए। हाँ आगे पीछे रहते किधर तो बिल्डिंग में मेरे को फ्लैट चाहिए। जलन हो रहा है तुम लोग को? तो हाँ बोलो ना, हाँ ले सकते हो खुशी से। हाँ ऐसा क्या कर रहे हो? खुश हो जाओ, तुम्हारा प्रोफेसर ऐसे पॉश बिल्डिंग में रह रहा है, खुश हो जाओ। यस और नो? मैंने एक बिल्डिंग खरीदा। बिल्डिंग मतलब बोलो चार दीवार। पहले बोलो चार दीवार और एक छत। क्यों हंस रहे हैं? छत नहीं है ऐसा बोल रहे हैं? चार दीवार और एक छत। फिर से हंसी दीदी। रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग में हंस रहा है पब्लिक मेरे पे। कोई बात नहीं, हंस सकते, कोई टेंशन नहीं है। अब सुनना ध्यान से। इस पे है ना जीएसटी नहीं है। इस पे कोई जीएसटी नहीं है। पूछो क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना आज, इस पे स्टैम्प ड्यूटी लगता है। तो स्टेट गवर्नमेंट है ना अपना स्टैम्प ड्यूटी देने को रेडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एनी टैक्स रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग, उस पर हक स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट बोले ये पूरा का पूरा हम रखेंगे। ये समझा? अरे ये सुनो, अभी बहुत मजा आएगा, ये तो सुनो। अभी अभी रियल रियल चीज अभी चालू हो रही है। सुनना, अभी मजा आएगा। अब है ना एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। अभी तक बिल्डिंग बनी नहीं है, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन जगह पे मैंने एक फ्लैट बुक किया। हाँ ये बिल्डिंग है। अभी कोई ड्राइंग टीचर थोड़ी है मैं यार, कि एकदम अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बना पाऊंगा यार। क्या लग रहा है? हाँ तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। उसमें ना, हाँ सीढ़ी है बस, अभी तक सीढ़ी बना है खाली। उसमें ना मैंने एक फ्लैट बुक किया। सुनना ध्यान से सुनना, इस पे जीएसटी लगता है। मतलब कैसे है मालूम है? हमारा देश थोड़ा फनी है। कैसा है? फनी। मतलब दो लोग फ्लैट बुक कर रहे हैं, एक को जीएसटी लग रहा है, एक को नहीं लग रहा है। गजब हो गया भाई। अरे ससुरवा कैसा रूल है ये? अरे कहा है, एक को जीएसटी लगा रहे हो दूसरे को नहीं लगा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो गलत है ना? पर ऐसा है। अब क्या करे? अब पूछो क्यों है? अरे पूछो क्यों है? लैंड बिल्डिंग मुंबई जैसे शहर में तो बहुत महंगा होता है। स्टैम्प ड्यूटी एकदम मस्त दबा के गवर्नमेंट को मिलती होगी, बट स्टेट गवर्नमेंट बोलता है सब कुछ हमारा है, किसी को नहीं देंगे। अरे बोलो ना भाई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे भी करके इस पे टैक्स चाहिए। ऐसा क्या करे जिससे इस पे भी टैक्स मिल जाए? तो ये लोग ने क्या बोला, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है? लैंड एंड बिल्डिंग पे स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। ये तो अभी तक बिल्डिंग के फॉर्म में चार दीवार और एक छत के फॉर्म में आया ही नहीं है। क्या ये आप इसको चार दीवार और एक छत बोल सकते हो? इसको तो आप सीढ़ी बोलोगे। पब्लिक सीढ़ी बोल रहा है इसको, कोई एस्केलेटर बोलेगा। ये तो अभी तक हाँ सो सीढ़ी सीढ़ी छे हाँ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो चीज चार दीवार और एक छत है ही नहीं, क्या बोला? जो चीज चार दीवार और एक छत है ही नहीं उसको तो आप बिल्डिंग बोल ही नहीं सकते। तो इसको नाम दिया कंस्ट्रक्शन सर्विस। अभी थोड़े टाइम के बाद मैं आपको गुड्स और सर्विस के बीच में का डेफिनेशन का डिफरेंस भी बताऊंगा, और इसको नाम दिया कंस्ट्रक्शन सर्विस। और कंस्ट्रक्शन सर्विस के नाम से उसमें जीएसटी है। अब बहुत से बच्चे क्या बोलते हैं
बहुत प्रैक्टिकल और अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आप बोल रहे हो इस पे जीएसटी है, इस पे नहीं है। अब अगर जीएसटी है तो भी ऐसा क्यों है कि अंडर कंस्ट्रक्शन सस्ता होता है और आफ्टर कंस्ट्रक्शन महंगा हो जाता है? अब अंडर कंस्ट्रक्शन जीएसटी होने के बाद सस्ता क्यों होता है पता है? क्योंकि बिल्डर क्या बोल रहा है, अगर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बुक करता है तो बिल्डर को अपना पैसा वर्किंग कैपिटल उतना कम लगाना पड़ेगा ना, इसलिए वो बहुत हेवी डिस्काउंट देता है। अगर बिल्डिंग बनने तक का राह देखा उसका मतलब सब वर्किंग कैपिटल बिल्डर का खुद का लगा, जितना उसका ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है उसका पैसा जितना अटका, इसलिए वो बात बिल्डिंग बनने के बाद जब बेचता है तो महंगा कर देता है। अरे ये सो नो, ये डायग्राम बनाओ। हाँ आप सीढ़ी मत बनाओ, आप अपने हिसाब से कोई अलग डायग्राम बनाओ, मुंह मत बिगाड़िए। ठीक है, ये हो गया। चलिए अभी ये जो है ना एक्शनेबल क्लेम्स, इसके पहले मेरे को आपको गुड्स सर्विसेज ये सब का डेफिनेशन पढ़ाना पड़ेगा, तो वो डेफिनेशन मैं आपको अलग से पढ़ाता हूँ, ठीक है।